हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में, जिसमें कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 क्या है, किसके बारे में है और इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस होने वाले हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में आज हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे वक्फ अमेंडमेंट आने से क्या वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर चेंजेस आएंगे, इन सभी को भी डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि जब भी हम बात करते हैं वक्फ के बारे में, वक्फ के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो द पॉइंट इज जो आता है कि ये होता क्या है। देखिए, वर्ड मैंने अभी कई बार रिपीट किया, 3 या 4 बार रिपीट कर चुका हूं। व्हाट इज वक्फ? तो वक्फ जैसे कि हिंदूज में ट्रस्ट होता है, वैसे ही मुस्लिम्स में भी जो मुस्लिम है वो इस बात को समझते हैं, जानते हैं, देखा भी होगा कि वहां पे वक्फ होता है, जिसका पर्पस होता है कि अगर कोई भी पर्पस खुदा के नाम पर कोई प्रॉपर्टी देना चाहता है, जैसे कि किसी भी चैरिटेबल और किसी भी रिलीजियस पर्पस के लिए अगर कोई मुस्लिम कोई प्रॉपर्टी देना चाहता है तो वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग वो वक्फ की कैटेगरी में आएगा। अब यहां ये भी क्वेश्चन है कि क्या कोई नॉन मुस्लिम भी वक्फ में प्रॉपर्टी दे सकता है। हम इस एस्पेक्ट के बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं जनरल इन जनरल सेंस तो इसका मतलब वही होता है, जो इस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है पर्सन, जिसको हिंदू लॉज में जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो उसे ट्रस्टीज कहते हैं, और जब मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो मुस्लिम लॉ में उसे मुतवल्ली कहा जाता है। ये वर्ड आपने अलग अलग सिविल लॉज में कई बार सुना होगा। सो द वर्ड इज कॉल्ड मुतवल्ली। मुतवल्ली इज लाइक ट्रस्टी, जो कि वक्फ की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है। तो आप जितनी भी मुस्लिम प्रॉपर्टीज देखते हैं, चाहे आप कोई दरगाह कह दीजिए या कोई मस्जिद कह दीजिए या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, तो वो अगर वक्फ के अंदर आती है तो वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाई जाती है। इसको लेकर 1995 में पहले एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो 1995 का जो लॉ था उसी को अमेंड करने के लिए 2024 में 2024 में वक्फ अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में उसे इंट्रोड्यूस करने के बाद उसे पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ट्रांसफर कर दिया गया था। एंड 2025 में जेपीसी की रिकमेंडेशंस के बाद में यहां जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट भी किया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, कुछ चेंजेस भी किए हैं, और उन चेंजेस के बाद में इस नए बिल को पास कर दिया गया है फ्रॉम लोकसभा एज वेल एज फ्रॉम राज्यसभा। तो यहां पे आप देखेंगे अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन होता है। तो इसमें कोई भी चल या अचल संपत्ति यानी कि मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, हम किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को इसमें हम शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी फिर नॉन ट्रांसफरेबल होती है। तो इसको लेकर काफी डिबेट था। मैं यहां पे आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, तो पार्टीशन के बाद में जो भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, उन सब की प्रॉपर्टीज को वक्फ को दे दिया गया था, वक्फ को सौंप दिया गया था। और अगर हम इंडिया में बात करें प्रॉपर्टीज की, तो हम ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी अगर किसी के पास में है तो वो है वक्फ बोर्ड के पास में। तो थर्ड नंबर पे आते हैं वक्फ बोर्ड जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले इंडियन आर्मी, देन इंडियन रेलवेज, एंड थर्ड नंबर पे वक्फ बोर्ड इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करते हैं। तो ये काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी किसके पास में है, कि वक्फ बोर्ड के पास में है। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि अलग अलग स्टेट्स में वक्फ बोर्ड होते हैं, और इसके साथ साथ सेंट्रल लेवल पे एक वक्फ काउंसिल भी होती है, जिनके अंडर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। और यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात जो वक्फ को लेकर ये है कि वक्फ जिस प्रॉपर्टी पे क्लेम कर देता है तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। और इसी को लेकर काफी बड़ा डिस्प्यूट था, और काफी लोगों का ये कहना था कि कहीं ऐसा ना हो कि वक्फ के थ्रू जो है बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी वक्फ बोर्ड क्लेम ना कर ले। ऐसा कई लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे, और ये कहा गया था क्योंकि जो अर्लियर जो लॉ है 1995 का जो लॉ है वो वक्फ बोर्ड को ये क्लियर पावर देता है कि वक्फ बोर्ड खुद डिसाइड कर सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो उसके अंडर आ सकती है। तो इसको लेकर काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स थे, अलग अलग ओपिनियन थे, और इन्हीं को एड्रेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि क्या वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को अनकंडीशनली क्लेम कर सकता है,
तो इसी वजह से ये सारे अमेंडमेंट जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए ताकि वक्फ के मैनेजमेंट में और ट्रांसपेरेंसी आए, डाइवर्सिटी आए, और इसके साथ साथ एक ऐसा प्रोविजन बनाया जाए कि वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ अगर कोई अपील करना चाहे तो अपील कहां कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2024 में जब पहली बार लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को जब पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था विद 40 अमेंडमेंट्स इन द लॉ ऑफ 1995, तो उसके बाद इसे फॉरवर्ड किया गया था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी काफी मीटिंग्स हुई, काफी रिकमेंडेशंस आए, और उन रिकमेंडेशंस के बाद में वक्फ का जो बिल था 2025 का बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, उसे सबसे पहले पास किया गया लोकसभा में। तो लोकसभा में इस अमेंडमेंट के फेवर में मिले थे 288 वोट्स और इसके अगेंस्ट में आए थे 232 वोट्स। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी इसके फेवर में, और जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन इसमें बहुत सारे चेंजेस जो किए गए हैं उनके फेवर में वो नहीं थे। क्या क्या ऑब्जेक्शन हुए, उन ऑब्जेक्शंस के बारे में भी मैं बात करूंगा कि जो ऑपोजिशन ने इन अमेंडमेंट्स में क्या क्या ऑब्जेक्शन किए थे, तो उनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। जैसे कि हम आगे चलते हैं, ऑपोजिशन के बारे में आने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि राज्यसभा में जब ये बिल पास हुआ तो राज्यसभा में इसके फेवर में मिले 128 वोट्स और इसके अगेंस्ट में आए थे 95 वोट्स, जो वक्फ का अमेंडमेंट पास हुआ है। अब यहां पे अगर हम आगे चलते हैं तो आगे यहां पे देखते हैं कि ये अमेंडमेंट क्या क्या करने वाला है। तो अमेंडमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया 2024 में सबसे पहले अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, और 2024 में जब अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए गए थे 8 अगस्त 2024, और उसके बाद अमेंडमेंट काउंसिल लॉ में जो प्रिंसिपल लॉ है विच इज द वक्फ एक्ट 1985, तो एक अमेंडमेंट तो ये था कि इसका नाम भी चेंज कर दिया जाए, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो इस एक्ट को रीनेम कर दिया जाए, ये एक अमेंडमेंट में मेजर अमेंडमेंट है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। इसके साथ साथ देखिए किन ग्राउंड्स के ऊपर यहां पे ऑपोजिशन किया गया है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको बता देता हूं कि श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं, राज्यसभा के मेंबर भी हैं, उन्होंने भी राज्यसभा में यह बात रखी थी कि यह जो प्रपोज अमेंडमेंट है यह वायलेशन करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 25 एंड 26, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जी का यह कहना था कि वो बहुत सारे केसेस में अपीयर हुए हैं, चाहे वो सबरीमाला का केस हो, और इसके साथ साथ उन्होंने अलग अलग केसेस का रेफरेंस भी दिया। रेफरेंस देने के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ के जो अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने कई लॉजिक्स भी दिए। जैसे कि उन्होंने बताया कि जितने भी ट्रस्ट बने हुए हिंदू मंदिरों के लिए, चाहे वो वैष्णो देवी ट्रस्ट हो, चाहे जगन्नाथपुरी का ट्रस्ट हो, ये जितने भी ट्रस्ट हैं जो कि हिंदू बड़े बड़े जो हिंदू टेंपल्स हैं इनको मैनेज करते हैं, इनमें जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ हिंदू ही हो सकते हैं, वो नॉन हिंदू नहीं हो सकते हैं। वहीं जब आपने वक्फ के प्रोविजन में अमेंडमेंट किया है, उस अमेंडमेंट के तहत अब गैर हिंदुओं को भी, या जो नॉन हिंदू हैं उन्हें भी वक्फ में शामिल किया जा रहा है। मैं आपको यह बता देता हूं कि पहले वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में सिर्फ मुस्लिम ही इन्वॉल्व होते थे, लेकिन जो प्रपोज अमेंडमेंट है उस प्रपोज अमेंडमेंट में 2 लोग जो यहां पे होंगे वो नॉन हिंदू भी होंगे। इसके साथ साथ प्रपोज अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट जो और आया है वो ये है कि अब फीमेल पार्टिसिपेशन भी वक्फ के मैनेजमेंट में होगा। तो वक्फ बोर्ड में फीमेल मेंबर्स भी होंगी, और इसके साथ साथ जो नॉन हिंदू हैं वो भी इसका पार्ट बनेंगे। तो ये उनकी साइड से लॉजिक थे, और उन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 25 एंड 26 जो है ये बेसिकली एक तरीके से ऑटोनॉमी देते हैं कि रिलीजियस अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है, ये उस रिलीजन के जो लोग हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, और इसमें किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए बाकी रिलीजन का और गवर्नमेंट का। तो ये उनकी साइड से एक लॉजिक था। लेकिन जो अमेंडमेंट अब पास हो चुका है उस अमेंडमेंट में ये प्रोविजन है कि नॉन हिंदू भी अब वक्फ का पार्ट बन पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और यहां पे जो अमेंडमेंट है जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो ये है, वो यहां पे ये था कि प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर 5 इयर्स, वक्फ में प्रॉपर्टी डोनेट करने के लिए जो पहले अमेंडमेंट, जो प्रपोज अमेंडमेंट था उसमें यह प्रोविजन था कि जो पर्सन वक्फ में प्रॉपर्टी देना चाहता है वो कम से कम 5 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा हो। लेकिन जेपीसी की रिकमेंडेशन जब आई, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन आई, उसके बाद गवर्नमेंट ने यहां कुछ चेंजेस कर दिए, रादर आई शुड से कि लेजिस्लेचर ने यहां कुछ चेंजेस कर दिए, और चेंजेस ये किए कि कोई भी पर्सन जो ये बात क्लेम करता है कि वो 5 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा है वो भी वक्फ में प्रॉपर्टी अगर चाहे तो डोनेट कर सकता है। तो ये एक अमेंडमेंट यहां पे मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ जो अमेंडमेंट आए हैं वो ये आए हैं कि रॉन्गफुल क्लेम ऑफ वक्फ ऑन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी,
देखिए इसको लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। और इनफैक्ट जब लोकसभा में इस अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो यह कहा गया था कि अगर हमने वक्फ के लॉ में अमेंडमेंट नहीं किया तो वक्फ बोर्ड जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी पे, किसी भी बिल्डिंग पर वो अपना क्लेम स्टैब्लिश करने के लिए आगे आ सकते हैं। तो यहां पे अब जो नया अमेंडमेंट किया गया है उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया था कि अगर वक्फ किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम करता है तो उस सिचुएशन में उस क्लेम के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो कौन करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में ये पावर होंगी कि वो फिर उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। पहले ये पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में नहीं थी, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मीटिंग हुई, जेपीसी की जो मीटिंग हुई, उसके बाद में ऑपोजिशन की भी ये रिकमेंडेशन थी कि ये पावर सिर्फ कलेक्टर के पास में ना हो बल्कि किसी सीनियर ऑफिशियल के पास में ये पावर होनी चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता हो। तो फिर जो लेजिस्लेचर है यानी कि जो रूलिंग पार्टी है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया, इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और ये कहा कि किसी सीनियर ऑफिशियल के पास में ये पावर होगी। ये पावर सिर्फ कलेक्टर तक हम लिमिटेड नहीं रखेंगे कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि वक्फ अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रहे हैं तो उनका जो क्लेम है उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करना और उसके ऊपर अपना एक डिसीजन लेना। तो यहां पे ये एक प्रपोज अमेंडमेंट था जिसमें कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वर्ड यहां पे यूज किया गया था। तो अब चेंजेस ये आ गए हैं कि कलेक्टर नहीं, प्रपोज किया गया था कलेक्टर के पास से पावर होंगी, लेकिन जेपीसी की रिकमेंडेशन के बाद में ये बात अब क्लियर हो गई है कि कलेक्टर से भी कोई सीनियर ऑफिशियल होंगे, वो अब इसके बारे में अपना डिसीजन जो है वो लेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि अब नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी वक्फ बोर्ड में और वक्फ काउंसिल के मेंबर बन पाएंगे। यहां पे मैं आपको ये बता देता हूं कि वक्फ काउंसिल जो है वो सेंट्रल लेवल पे काम करती है और जो वक्फ बोर्ड है वो स्टेट लेवल पे काम करते हैं। तो वक्फ बोर्ड एंड वक्फ काउंसिल दोनों में नॉन मुस्लिम्स का भी पार्टिसिपेशन होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। हालांकि इस ग्राउंड पे भी इसको काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है और ऐसा एक ऑपोजिशन ये भी आया है कि ऐसा होने से जो सेंट्रल जो काउंसिल होगी, जो वक्फ काउंसिल होगी, उसमें आउट ऑफ 23 मेंबर्स 13 नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। हालांकि ये जो क्लेम किया गया है, मैं इस क्लेम को वेरीफाई नहीं करता और इसके बारे में, लेकिन मैं आपको एक ऑपोजिशन का एक पर्सपेक्टिव यहां पे बता रहा हूं कि क्या पर्सपेक्टिव यहां पे रखा गया है। और मैंने आपको यह भी बताया कि अभिषेक मनु सिंघवी जी का भी राज्यसभा में यही उनका स्टेटमेंट था कि बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं जिसमें कि नॉन हिंदूज की एंट्री अलाउड नहीं है। तो आपने वक्फ में किस तरीके से नॉन मुस्लिम को यहां पे आपने एंट्री दी है। लेकिन गवर्नमेंट का यहां पे ये कहना है, या आप कह सकते हैं कि जो प्रपोज अमेंडमेंट है उसको लेकर ये कहना है हमारे मिनिस्टर्स जो है यहां पे कि इसके थ्रू हम एक ट्रांसपेरेंट, एक डेमोक्रेटिक और एक इंक्लूसिव सिस्टम जो है वो डेवलप करना चाहते हैं जिसमें कि पार्टिसिपेशन सबका हो, जिसमें कि हिंदू भी पार्टिसिपेशन हो और मुस्लिम्स का भी पार्टिसिपेशन हो। वैसे यहां पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि वक्फ को लेकर पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि सिर्फ एक मुस्लिम ही वक्फ में प्रॉपर्टी दे सकता है। तो इसको लेकर भी अभी क्लियरिटी की जरूरत है, क्योंकि यहां पे ये बात लिखी हुई है कि क्या उसका मुस्लिम पैदा होना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने अभी देखा कि जो ये क्लेम कर रहा है कि 5 साल से जो इस्लाम को फॉलो कर रहा है, एक पर्सन जो क्लेम कर रहा है कि मैं लास्ट 5 ईयर से इस्लाम को फॉलो कर रहा हूं, चाहे उसका जन्म एज ए मुस्लिम नहीं हुआ है, तो वो भी वक्फ में प्रॉपर्टी दे सकता है। तो ये चेंजेस, ये अमेंडमेंट आए गए हैं, ये यहां पे आ गए हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको यही बता देता हूं कि वक्फ में अब फीमेल पार्टिसिपेशन को भी इंक्लूड किया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब नॉन हिंदूज भी होंगे वक्फ में और इसके साथ साथ फीमेल पार्टिसिपेशन भी होगा वक्फ बोर्ड एज वेल एज वक्फ काउंसिल में। इसके साथ साथ अगर हम और चेंजेस के बारे में बात करें तो अब वक्फ ट्रिब्यूनल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वक्फ ट्रिब्यूनल, इसके बारे में भी बात करते हैं। अब देखिए पहले क्या प्रोविजन था और अब क्या प्रोविजन है। पहले प्रोविजन ये था कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी को अपना बता दिया है तो उस सिचुएशन में आप उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकते हो। लेकिन अब इसके लिए भी लेजिस्लेचर ने जो लॉ इंट्रोड्यूस किया है, जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया है, जो कि अब राज्यसभा से पास हो गया है, उसमें यह भी प्रोविजन आ गया है कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी को अपना बताकर अपना क्लेम कर लिया है तो उसको भी आप चैलेंज कर सकते हो।
उसको आप वक्फ ट्रिब्यूनल में 90 डेज के अंदर उसके लिए आप अपील फाइल कर सकते हो। तो वहां पे आप अपील फाइल करके वक्फ बोर्ड के फैसले को चैलेंज कर सकते हो, ताकि अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, वक्फ की नहीं है, तो उस क्लेम को फिर प्रॉपर वेरीफाई करवाया जा सके। तो ये एक अपील का प्रोविजन जो है वो वक्फ में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये हम बात कर रहे हैं मेजर अमेंडमेंट्स के बारे में। इन मेजर अमेंडमेंट्स को हमने डिस्कस किया और आई रियली होप कि अमेंडमेंट्स आपको काफी अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे और आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई होगी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल किस तरीके से काम करेगा। वीडियो के एंड में मैं आपको ये बता देता हूं कि लॉप्रैप जुडिशरी पर नया जुडिशरी का जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल। हमारे जो बैचेस होते हैं वो लाइव फ्रॉम स्टूडियो और इसके साथ जयपुर में हमारी फेस टू फेस क्लासेस भी होती हैं। तो अगर आप लोग फेस टू फेस आकर हमसे जुडिशरी कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे बापू नगर सेंटर पे आ सकते हैं और वहां पे आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं तो आप हमारी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल। और ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर अभी विजिबल है, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमारे बैचेस के बारे में और इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। हमारा फाउंडेशन बैच पूरा 1 ईयर बैच होता है, जिसमें कि हमारा लोग आपको क्लासेस के साथ साथ स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट और प्रॉपर इंटरव्यू गाइडेंस भी देते हैं। तो बैचेस के बारे में इंक्वायर करने के लिए ये जो आपको स्क्रीन पे यहाँ नंबर जो विजिबल है, आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फेस टू फेस क्लासेस के लिए आप हमारे जयपुर नंबर पे, जयपुर सेंटर के नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप कि वक्फ को लेकर आपको प्रॉपर क्लियरिटी आ चुकी है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।